हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट 2 में, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इस बात को साबित कैसे करेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसमें ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आप लोग देखेंगे। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट था जहां पे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहा है। पहली स्लाइड और पहले पॉइंट साथ एक्सप्लेन करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल की जब सर्च हुई थी, खोजा जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा या कुछ और होगा। वहां पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ अपने प्रिंसिपल को लेकर आए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में। तो ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो मॉडल दिया था उसमें दो मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज किया। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे? एक तो पहला था माइस, दूसरा स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकॉकस नामक न्यूमोनी जो बैक्टीरिया था, इसके पास दो स्ट्रेन हमने यूज किया, मतलब हमने नहीं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यूज किया। दो स्ट्रेन कौन कौन से थे? पहला था आर स्ट्रेन, दूसरा एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट कहा गया है। नॉन वायरुलेंट के अलावा इसके पास, क्यों नॉन वायरुलेंट कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास म्यूकस की कोटिंग नहीं है और इसका मतलब है कि न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे दूसरा इसके पास एस स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब क्या है? इसके पास म्यूकस की कोटिंग है और साथ में ये न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। तो इसी आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। यूज कैसे किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंट में कुछ कंक्लूजन आएंगे पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट, दूसरा, उसके बाद तीसरा, देन ये आखिरी आपका चौथा पॉइंट मिलेगा। इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो इन्होंने क्या देखा कि चूहा मर गया। यानी एस स्ट्रेन जो कि स्मूथ है, जो कि वायरुलेंट है, जिसके पास म्यूकस की कोटिंग है, जो निमोनिया कॉज कर रहा था, वो माइस के अंदर जाएगा तो माइस मरेगा, चूहा मरेगा। लेकिन आर स्ट्रेन जिसके पास कोई वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब खतरनाक नहीं है, जहर नहीं बना रहा, पॉइजन नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि इसके पास म्यूकस की कोटिंग नहीं है। म्यूकस की कोटिंग नहीं है तो निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था और चूहा नहीं मरा। चूहा क्या था? जिंदा था। लेकिन दूसरे वाले में अब इन्होंने क्या कहा? अच्छा ऐसी बात है, लाओ कुछ नया करते हैं। नया क्या करेंगे? एस स्ट्रेन को पीट पीट के खत्म कर दिया। उसकी वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी क्या किया? रिमूव कर दिया। वायरुलेंट प्रॉपर्टी कौन सी थी इसकी? इसकी वायरुलेंट प्रॉपर्टी ये थी कि ये जाएगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा, म्यूकस की वजह से न्यूमोनिया कॉज करेगा, मारेगा। तो हम ये काम करते हैं, इसकी वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी को हटा देते हैं ना। तो वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी को हटाना हीट किलिंग मेथड किया इन्होंने। क्या किया? एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। हीट किया तो उसकी वो वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई। उसके बाद उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब देखा उन्होंने चूहा जिंदा था। अब दिमाग ठनका किसका? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का कि अरे मतलब माइस नहीं मर रहा है, मतलब कुछ तो बात है, चलो कुछ नया करते हैं। नया क्या किया उन्होंने इस बार? एस स्ट्रेन जिसको हीट किल किया था उसके साथ मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन को, वो भी लाइव। आर स्ट्रेन को हिट किल नहीं किया। जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो देखा माइस क्या हो गया? फिर से मर गया। रिजल्टेड में जब लास्ट में माइस मरा तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि क्या हो सकता है, मतलब ये जो एस स्ट्रेन था इसलिए अपनी कुछ प्रॉपर्टी आर स्ट्रेन को दे दी और आर स्ट्रेन ने वो बना दिया जो एस स्ट्रेन बना के चूहे को मार रहा था। तभी तो चूहा मरा, माइस मरा। अब इसके रिजल्ट में जो कंक्लूजन निकाला है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, मैं उसकी बात करता हूं। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड कौन सा वाला? हीट किल्ड एस वाला, टू द आर स्ट्रेन, और जिसकी वजह से वो इनेबल हो गया। क्या इनेबल हो गया? आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। और क्या हो गया? बिकम वायरुलेंट हो गया। वायरुलेंट हो गया इसका मतलब कि अब ये जान लेगा। तो कुछ तो ट्रांसफर हुआ था। अब जो ट्रांसफर हुआ था वो डीएनए ही है। सवाल इस बात का है। तो लंबे समय से बहस चलेगी और चलती आई थी, खत्म करेंगे उसको एवरी, मैक्लियॉर्ड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से। तो एक सेकंड एक्सपेरिमेंट यहां पे आया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम 1933 टू 1944। 1933 यानी लगभग 11 साल के आसपास जो एक्सपेरिमेंट चला था एवरी, मैक्लियॉर्ड एंड मैकार्टी का। एवरी, मैक्लियॉर्ड एंड मैकार्टी, इनका पूरा नाम है ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियॉर्ड एंड मैकलिन मैकार्टी। तीनों ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि वर्क टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ बायोकेमिकल नेचर के बारे में बताया कि बायोकेमिकल ही है जो ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रख रहे हैं, उनकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो उसी की तो बात करा। कैसे? इन्होंने क्या किया? प्यूरिफाई कर लिया उसी बायोकेमिकल्स को। कौन से? जैसे प्रोटीन, आरएनए या डीएनए। जनरली किसी भी सेल्स में यही तीन चीजें पाई जाती हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में यही तो मिलता है हमको। तो उन्होंने क्या किया? फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल, एस सेल या एस स्ट्रेन कह लीजिए, यूजिंग सुटेबल एंजाइम, कुछ एंजाइम लगाया। जैसे प्रोटीन को तोड़ना पड़ा तो क्या यूज करेंगे? प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज लगा दो, एज लगाओ, जहां आपने एज लगाया तहां टूटा, जिसको तोड़ना है उसके पीछे एज लगा दो। तो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा। आरएनएज एंजाइम
आरएनए को तोड़ेगा। अगर यहीं पे डीएनए कर दी तो डीएनए को तोड़ेगा। तो डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डीएनए, आरएनए को तोड़ने वाला आरएनए और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीएज। कैसे किया इन्होंने ये किया कि डाइजेशन कराया। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना, प्रोटीन एंड आरएनए बाय यूजिंग प्रोटीएज एंड आरएनएज। प्रोटीन को और आरएनए को तोड़ दिया बाय यूजिंग प्रोटीएज एंड आरएनएज, जिसकी वजह से क्या देखा, रिजल्ट में ये आया, डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों के टूटने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन रुक नहीं रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आरएनए डीएनए बचा और डीएनए को संभालेंगे। क्या किया इन्होंने, इट मींस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और नॉट आरएनए। ना तो प्रोटीन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ना ही सब्सटेंस और ना ही आरएनए, तो है क्या, है तो डीएनए ना। तो अब कंफर्म करना था, कंफर्म कैसे कर लिया इन्होंने, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग डीएनएज। डीएनएज एंजाइम लगाया, डीएनए को तोड़ा, डीएनए टूटा तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, रुक गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि डीएनए तोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रुका है वो डीएनए की वजह से रुका है, और जो हो रहा था वो ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से ही हो रहा था। इट मींस डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल टू द एस सेल। आर सेल जो था वो एस सेल की वजह से ही वायलेंट बन गया और वो ट्रांसफॉर्म हुआ। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इट प्रूव्स दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डीएनए। अब ये देखिए डीएनए मिल गया आपका, यही तो है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन अभी भी ये बात कंफर्म नहीं हुई है। कंफर्म क्यों नहीं हुई है, सस्पेंस है भाई, आप कुछ तो प्रूफ दो और बढ़िया लॉजिकल के साथ। अब तक जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था कि एक्सपेरिमेंट साबित कैसे करेंगे। एक नए साइंटिस्ट, नया एक्सपेरिमेंट 1952 में, मतलब देखिए 1944 तक एक्सपेरिमेंट चला। 44 के बाद कितना समय लग गया यहाँ पे, कम से कम 6 से 8 साल के आसपास का समय लगा। तो 8 साल का जो लंबा समय लगा सिर्फ इस बात को प्रूफ करने में कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था। कौन था वो साइंटिस्ट, हर्शे और चेज। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज इज इक्वल टू बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया क्या करता है, किल करने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये वाला शेप देख रहे हैं, यही है। तो इसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बात करेंगे और इसको लेबल करेंगे। लेबल कैसे किया इन्होंने, लेबल इन्होंने ये किया, सल्फर ले लो और लेबल कर दो। क्या लेबल कर दो, प्रोटीन की कोटिंग। तो सल्फर को लिया और कोटिंग कर दिया क्या, प्रोटीन, कैप्सिड। लेकिन वहीं पे फास्फोरस लिया, P32, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो बाइंड कैसे करेगा भैया, डीएनए में क्या होता है, फास्फेट होता है, शुगर होता है, अमीनो एसिड होता है, तो बढ़िया बाइंड कर जाएगा ना फास्फेट डीएनए से। इसलिए फास्फेट को, फास्फोरस को जो लिया उसको कहां ऐड किया, डीएनए में, और रेडियो एक्टिव लेबल किया। लेकिन सल्फर कहां गया, प्रोटीन की कोटिंग में, मतलब प्रोटीन के बनाने में कहीं ना कहीं सल्फर का रोल होगा। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उसको लेबल कर दिया। जब रेडियो एक्टिव लेबल्ड है अब दिख जाएगा हमको, कैसे दिख जाएगा, वाया 3 मेथड। 3 मेथड कौन कौन से हैं आपका, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो निकलेगा रिजल्ट उसी को ऑब्जर्व कर लेंगे। कैसे किया इन्होंने, हर्शे एंड चेज ग्रो सम बैक्टीरियोफाज ऑन अ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग मटेरियल या मीडियम, जिसको हम लोग P32 बोलेंगे, एंड सम ऑन सल्फर S35। तो कुछ को सल्फर में और कुछ को फास्फोरस में ग्रो कराया, जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे। फिर क्या किया, वायरसेस ग्रोन इन P32 गॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, क्योंकि फास्फोरस कहां बाइंड कर गया, डायरेक्ट डीएनए में बाइंड कर गया, वाइल S35 गॉट प्रोटीन, सल्फर कहां बाइंड कर गया, प्रोटीन पे। अब इन दोनों को बारी बारी से एस्चेरिचिया कोलाई के अलग अलग सेल पे इन्फेक्ट कराया गया। यानी P32 वाले को एक अलग एस्चेरिचिया कोलाई पे और S35 वाले को एक अलग एस्चेरिचिया कोलाई पे इन्फेक्शन जब कराया। इन्फेक्शन का मतलब क्या, देखिए हम जानते हैं इन्फेक्शन वाला मेथड हमने आपको जो है पहले शॉर्ट बना के जो है स्टडी के लिए इंडिया पे अपलोड किया था। आपने देखा था वहां पे कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसके ऊपर आके एक बैक्टीरियोफाज बैठता है और वो क्या करता है, तुरंत उसको पंक्चर करके अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो सेम टू सेम वही वाला मेथड यहाँ पे फॉलो हुआ। वो आया, बैठा, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। जो भी किया हमें नहीं पता, हम नहीं देख रहे थे, हमने बस उसको इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगेट कराया, ब्लेंडिंग करेगा वो अपना, सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमने रिजल्ट देखा, कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूगेट टू सेपरेट करना था। क्या सेपरेट करना था, लाइटर वायरस पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर वन। लाइट वायरस के पार्टिकल को हैवियर वन से सेपरेट करना था। तब बैक्टीरिया, रिजल्ट क्या है, इन्फेक्टेड विथ वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए। वो बैक्टीरिया जिसने, जो इन्फेक्टेड था वायरस से, जिसके पास रेडियोएक्टिव डीएनए है, इसका मतलब क्या था, डीएनए हैव पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। इसका मतलब है डीएनए ही है जो बैक्टीरिया में पास हुआ है वायरस से। लेकिन दूसरे वाले में क्या देखा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरसेस हैविंग प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव। और जिसकी जो बैक्टीरिया प्रोटीन वाले पार्ट से इन्फेक्टेड हुआ था उसके पास रेडियोएक्टिव नहीं मिला। यहां पर रेडियोएक्टिव नहीं मिला बेटा, क्यों नहीं मिला इसमें, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल आया था, प्रोटीन की कैप्सिड कोटिंग तो बाहर ही रह गई ना। जब प्रोटीन की कैप्सिड कोटिंग बाहर रह गई तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहां मिलेगा, रेडियोएक्टिव तो ये था,
ये तो बाहर ही रह गया, लेकिन इस वाले में इसमें रेडियोएक्टिव मिला। क्यों मिला? क्योंकि रेडियोएक्टिव यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में था, डीएनए में था, और डीएनए तो पास हुआ सेल के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा? फास्फोरस मिला, जबकि दूसरे वाले में सल्फर नहीं मिला। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम पे जो कर रहा था, जो कारण था, वो कौन था? एकमात्र इकलौता आपका अपना चहेता डीएनए था। ठीक है, चलो डीएनए है, तो डीएनए के अलावा हमने जेनेटिक मटेरियल इसको मान लिया, तो साबित करिए कि प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की। डीएनए जेनेटिक मटेरियल बनना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए? आरएनए क्यों नहीं है? डीएनए को ही क्यों मान रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको यहां पे मिलेगा। पहला, एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपना रेप्लिका बनाना चाहिए। अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो रेप्लिका बनेगा, रेप्लिका नहीं बनेगा, रेप्लिका मतलब जस्ट कॉपी नहीं बन रही है तो वो क्या मानेंगे? अब कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी नहीं बनेगी तो मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है रेप्लिकेशन की। केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसके पास केमिकल के फॉर्म में और स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए या लेस स्टेबल नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन, साथ में अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो आपके पास म्यूटेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज इन जीन, अचानक से क्या हो जाए, आपके जीन में चेंज लाना चाहे तो हम कर सके। क्यों? अगर नहीं होगा तो फिर इवोल्यूशन कैसे होगा? इवोल्यूशन इज रॉ मटेरियल, इवोल्यूशन, वेरिएशन इज रॉ मटेरियल, और वेरिएशन कब आएगा? जब म्यूटेशन होगा, यानी जब जेनेटिक में चेंज आएगा तो वहां से आएगा ये पार्ट। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स, और कह रहे हैं इसके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए एज अ मेंडेलियन ट्रेट, मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह क्या करे? इनहेरिट हो बार बार, ऐसे ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन, और नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ कारण है हमारे पास कि रीजन क्या है कि डीएनए स्टेबल है, और क्या कारण है कि आरएनए म्यूटेबल है, यानी आरएनए में म्यूटेशन हो सकता है लेकिन डीएनए स्टेबल माना जाता है। पहला फर्स्ट कारण तो यह भैया डबल स्टैंडर्ड है, यानी डीएस डीएनए। डीएनए जब भी देखेंगे आप जनरली क्या मिलेगा आपको? डबल हेलिकल के फॉर्म में मिलेगा, जबकि आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, आरएनए आपको डबल आरएनए नहीं मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना बेटा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होगा? रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ थायमिन, अब थायमिन का नाम पता ही है आपको, क्या कर सकता है ये, और यहाँ पे क्या यूरेसिल है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप का अब्सेंट होना शुगर में, और यहाँ पे इसका पाया जाना, तो एक में अब्सेंट होता है एक में प्रेजेंट होता है। कैसे? वो पेंटोस शुगर वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ऐसे ऐसे वाला, इसी में बताया था आपको कि ये H यहाँ पे OH, कह रहा है एक OH जो है वो गायब होता है, उसी की बात वो कर रहा है। आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए अनस्टेबल है हम मान रहे हैं, बट सो आरएनए वायरसेस म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। अगर सिंपल है, अनस्टेबल है, तो म्यूटेट जल्दी होगा। मतलब देखो, जैसे हम लोग है ना माइंड के उस स्टेज पे आ गए बेटा जहां पे स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी मतलब अब कोई हमको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आप ये कर लो आपके लिए अच्छा है, आप ये कर लो अच्छा, हमें पता है, हमका ना सिखाओ हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारे इलाहाबाद में कहते हैं कि हम जान गए, अब हम बड़े हो गए हैं तो हम जान गए हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हमारा बाप ना बनो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता है आरएनए क्या है? अनस्टेबल, छोटा बच्चा है, मुन्ना है। अब मुन्ना का क्या है? कुछ बोल देते चॉकलेट खाओगे, तुम ये काम करोगे तुमको देंगे, पिघल गया चॉकलेट देख के, म्यूटेट हो गया, अनस्टेबल है। इवॉल्व क्या होगा? फास्टर। अब अच्छा बुरा उसको क्या भी बता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको क्या कर सकते हैं? म्यूटेट कर सकते हैं। वहीं पे डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये हीटिंग करने पर सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे वापस से जुड़ जाएंगे। मतलब ठंडा किया या टेम्परेचर कम किया, ये वापस क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने वाली प्रॉपर्टी जैसे तो इनको रखा था अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, एंड डीएनए इज बेटर ड्यू टू द स्टेबिलिटी, क्योंकि डीएनए स्टेबल है इसलिए जेनेटिक मटेरियल को बहुत अच्छे से स्टोर करके अपने पास रख सकता है, किसी को देगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं। छोटे बच्चों को चॉकलेट देके पूछे बेटा बताओ किसने मारा, मेरा बुक कौन ले गया था, कॉपी कौन खाते, बताएगा ये ले गए थे, तुरंत बताएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा आप सीक्रेट उसको दे रहे हैं। वहीं किसी बड़े इंसान को बता दो कोई सीक्रेट, मर जाएगा, मुंह नहीं खोलेगा। लास्ट पॉइंट, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, इसका मतलब ये है हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये भी है कि ये इजीली अपने कैरेक्टर्स को क्या करेगा? एक्सप्रेस कर देगा। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और वहीं पे डीएनए क्या है? डिपेंडेंट होता है आरएनए पर। देखिए एक पॉइंट मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, वो ये है कि जो स्टार्टिंग में आपका जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, जैसे इवोल्यूशन की जब बात करेंगे तो कहते हैं वहां पे पहले लिविंग आए या नॉन लिविंग आए थे, तो वहां पे ये आया था कि पहले भैया लिविंग आए थे, लिविंग से लिविंग बने, नॉन लिविंग नहीं बने। लेकिन फिर ये भी आया था कॉन्सेप्ट कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस एवर, तो बायोजेनेसिस लगातार बना रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? ए बायोजेनेसिस से ही हुआ है लाइफ। अल्टीमेटली आप मानो या ना मानो आरएनए ही तो था, तो आरएनए की तो बात यहां कर रहे हैं। तो कह रहा है आरएनए वर्ड में जब आप कुछ ले चलेंगे तो आरएनए वर्ड में क्या मिलेगा? आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये आपका सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल बन के आया था इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस,
वैसे ही इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, ये दोनों का काम करता है। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और कैटलिस्ट मतलब क्या, आरएनए जब एंजाइम की तरह काम करता है तब इसको बोलते हैं राइबोजाइम। ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले ही। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा, ये सब इवॉल्व होते हैं आरएनए के चारों तरफ। यानी आरएनए है तो मेटाबॉलिज्म है, आरएनए है तो ट्रांसलेशन है, आरएनए है तो स्प्लाइसिंग है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब आरएनए के बिना पॉसिबल है नहीं है। और आप कह रहे हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो पहले आपको यही मान लेना चाहिए था ना कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। काहे नहीं मान रहे हो? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस थियरी को, है ना। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। आरएनए जो है वही तो इवॉल्व होकर क्या बना है, डीएनए। यानी आप ये कह लीजिए कि डीएनए इवॉल्व होकर बना है किससे, आरएनए से। दोनों बात एक ही है। तो अब समझ में आया कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलना है या आरएनए को। एक छोटा सा और एक बहुत बड़ा सा सवाल आपके लिए, छोटे से दिमाग में प्रेशर डालिए। फिर मिलेंगे अगले टर्म पे और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो सेंट्रल डोग्मा में आप देखेंगे डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इन सारे मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे। तब तक के लिए थैंक यू।